वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट के तीसरे चैप्टर में आप सबका स्वागत है। इसमें हम समझेंगे कि डिजास्टर्स जो होते हैं, चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, जो कॉमनली इंडिया को हिट करते हैं, उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, क्या होता है वो डिजास्टर और क्या कुछ हमारी प्रिपेयर्डनेस है, मिटिगेशन, रिकवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल लेवल पे डिजास्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, नेचुरल हैजार्ड्स इन इंडिया। आपको अभी तक जो है वो सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, ये तीन जो एस्पेक्ट हैं, ये मेजर एस्पेक्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो कुछ कॉमन हैजार्ड्स हैं जो जब रिस्क के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो डिजास्टर रूप आता है। एपिडेमिक हो गया, एंडेमिक आप लोग अभी फेस कर रहे हैं 2019 से। साइक्लोन है, फ्लड है, लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड माउंटेन रीजन में ऑलमोस्ट हर साल आता है। उसके अलावा अर्थक्वेक, ये बहुत ही कॉमन डिजास्टर है जो इंडिया में ऑन एन एवरेज अकर करता ही है। ड्रॉट एंड फ्लड, ये दो ऐसे डिजास्टर्स हैं जो मेजरली एवरी ईयर जो है अफेक्ट करता है इंडिया को, और ये दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। तो ये बहुत मेजर डिजास्टर है। तो देखते हैं सबसे पहले इंडिया का प्रोफाइल की क्या है। वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन है, जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन है, तो वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आए दिन आप सुनते भी हैं कि हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक अकर करता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, नेपाल वाला पार्ट हो, या फिर दूसरा रीजन हो। एलुवियल प्लेन है, ग्रेट प्लेन्स है, इंडिया का बहुत ही बढ़िया फिजियोग्राफिकल फीचर है। यहाँ पे फ्लड हमेशा आता है। फिर कोस्टल रीजन है, वो साइक्लोन, स्टॉर्म एंड सुनामी प्रोन है। यहाँ पे सुनामी, साइक्लोन, ये सब आते हैं। ईस्टर्न जो कोस्ट है उस पर ज़्यादा हिट करता है, वेस्टर्न कोस्ट पे कम करता है। डेजर्ट पार्ट है, तो डेजर्ट जैसा कि नाम से ही है, ड्रॉट जो है वो सबसे मेजर एस्पेक्ट है। उसके अलावा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे ड्रॉट अकर करता है। अगर बात करूँ मेंस में क्वेश्चंस की, तो ड्रॉट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और रिसेंट ईयर में 2016 से 18 के बीच में जो ड्रॉट का साउथ इंडिया में जो ड्रॉट का पैटर्न है वो मोर सीवियर देन 150 ईयर्स, पिछले 150 सालों में सबसे ज़्यादा सीवियर ड्रॉट के केसेस में आता है वो। 58% लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक, मोर देन 50%, यानी 60% एरिया जो है इंडिया का, उसमें अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। 40 मिलियन हेक्टेयर, ऑलमोस्ट 12% ऑफ इट्स लैंड इज प्रोन टू फ्लड एंड रिवर इरोजन। जो रिवर के वजह से फ्लड आता है और इरोजन होता है, 12% एरिया जो है उससे रिलेटेड है। 68% कल्टिवेबल एरिया इज वनरेबल टू ड्रॉट। एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट अराउंड 70% रीजन जो है वो ड्रॉट को फेस करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोन है अब हमारा कंट्री डिजास्टर को, और इसकी मैनेजमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हैजार्ड की बात करेंगे। जब तक वो ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करता तब तक वो होता नहीं है डिजास्टर। तो अभी हम हैजार्ड की बात करें कि ये अर्थक्वेक है, फ्लड है, ये हैजार्ड क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में किसी भी तरीके का मूवमेंट होना, वाइब्रेशन होना, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये हो सकता है प्लेट्स के मूवमेंट पे या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट। जो एनर्जी रिलीज्ड है अर्थ के अंदर, वो जब जो एनर्जी स्टोर्ड है, या अर्थ में आपको मालूम है मेंटल क्रस्ट, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये सब आपने बेसिकली पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो जो एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है क्रस्ट में, और उसके वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं या ट्रेमिंग होती है उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। देखिए, ये फॉल्ट टाइप है जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे के बियॉन्ड जा रही है, डाइवर्जिंग फॉल्ट है, इसको हम बाउंड्रीज भी कह देते हैं। ये कन्वर्जिंग या कोलाइडिंग है, ये ट्रांसफॉर्मिंग है। तो ये तीनों जगह पे डिस्टर्बेंस होता है और उसके वजह से वाइब्रेशन होता है।
हाइपोसेंटर या लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक बिलो द सरफेस, इसको हम कई बार फोकस भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो एपिसेंटर है, ये फोकस के ऊपर बिल्कुल ठीक जो प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं। फिर जब ये अर्थक्वेक अकर करता है तो दो तरीके की वेव्स क्रिएट होती हैं। यही वेव्स जो होती हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये वेव जो भी स्ट्रक्चर होता है सरफेस पे उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती है। तो प्राइमरी वेव सबसे पहले जो रिपोर्ट किया जाता है वो है। अगर बात करें सेकेंडरी वेव्स की, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रहती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव जो है वो एकदम पहले रिपोर्ट की जाती है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का होता है। सबसे फास्ट स्पीड होता है इनका, और ये तीनों ही मीडियम से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इससे ट्रैवल कर सकती है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सेकेंडरी वेव्स होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। फिर प्लेट बाउंड्रीज जो है, जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज आपको दिखेंगी, ये वो रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक एज अ हैजार्ड अकर करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी में आता है रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशियन के अराउंड है और उस जगह पे सबसे ज़्यादा अकर भी करता है। अर्थक्वेक को मेज़र करने का जो स्केल है उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। इसमें आपको जो रिक्टर स्केल, इसके साथ साथ एक और स्केल है मर्केली स्केल। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि रिक्टर स्केल का जो मेजरमेंट है वो 1 to 10 के अंदर होता है, और मर्केली स्केल जो होता है वो 1st to 12th होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, एक मैग्नीट्यूड और एक इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। इसका एप्लीकेशन ये है कि इससे हम जोन डिवाइड करते हैं कि वेरियस जोन है, जोन 5 है, जोन 6 है, जो ये काउंटिंग है उसके बेसिस पे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पे कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अकर कर सकता है। फिर उसके हिसाब से हम अपने जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे ये है एक्सट्रीम, जो है एक्सट्रीम अर्थक्वेक जो है वो 10 to 12 वाले कैटेगरी में आता है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है लाइट टू मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। तो ये सीवियरिटी के ऊपर है कि कितना नुकसान करने की कैपेसिटी जो है इसमें रहता है। फिर उसके बाद करें कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक, जब ये आता है अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें हम नहीं डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आता है। तो डैमेज जो अकर करता है वो ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके का जो स्ट्रक्चर अर्थ के सरफेस पे है, अगर वो स्ट्रांगली बिल्ट नहीं है, अर्थक्वेक रेजिलिएंट नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी इफेक्ट ये होता है कि कोई डैम है, अगर माउंटेन रीजन है तो लैंडस्लाइड हो सकता है, ओशियनिक रीजन है तो सुनामी अकर कर सकता है। और ये सेकेंडरी इफेक्ट में आता है, जब अर्थक्वेक अकर कर जाता है तो स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद हो सकता है फायर जो वो लग जाए, आग लग सकती है, डैम फेल हो सकता है, टूट सकता है, क्रैक आ सकते हैं। तो ये शायद थर्ड लेवल का जो इम्पैक्ट होता है दैट इंक्लूड्स पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो लोग इसको झेल चुके होते हैं वो थोड़े से ट्रॉमा में होते हैं, शॉक में होते हैं, तो इसको हम थर्ड इफेक्ट में रख सकते हैं। इसके मिटिगेशन क्या कुछ इसको टैकल करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, इसके लिए सेंटर्स बनाए हुए हैं ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें, बट फिर भी हम इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने में अभी भी सक्षम नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसको हम बस इतना कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फॉल्ट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे अर्थक्वेक अकर कर सकता है। एट प्रेजेंट सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इज द नोडल एजेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी, जो इसके अर्थक्वेक हैजार्ड में मिटिगेशन का काम करती है, उसका नाम है सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज अर्थक्वेक, साइंस ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज व्हाट वी कॉल सिस्मोलॉजी। प्लानिंग क्या है? BIS, जो आपने कॉमनली सुना होगा, BIS हॉलमार्क वगैरह होता है, तो ये गाइडलाइंस एंड कोड्स जो है वो रिलीज करता है। किस लिए? ताकि आपकी जो बिल्डिंग्स है, मेनली अर्थक्वेक में नुकसान तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, अर्थक्वेक अपने आप में नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसके इम्पैक्ट में जो स्ट्रक्चर्स जो डिस्ट्रॉय होते हैं उसके वजह से हमें नुकसान होता है।
तो अगर हम उन स्ट्रक्चर, चाहे ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम इतना रेजिलिएंट बना दें अर्थक्वेक से कि नुकसान कम हो, तो इसके लिए हमने गाइडलाइंस और कोड्स इशू किए हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसको मॉनिटर करता है कि किस तरीके का कोड होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस है। उसमें एक चीज़ है अपग्रेडेड बाय रेट्रोफिटिंग टेक्निक। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये है कि जो ये BIS है वो तो नए वाले जितने भी बिल्डिंग्स होंगे उसमें अप्लाई किया जाएगा। जो पहले से ही ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उसको किस तरीके से, अब जैसे ताजमहल है या लाल किला है, अगर वो नुकसान के क्षेत्र में आता है कि इसमें नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे रेट्रोफिटिंग यानी कि पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसा सिस्टम करना, टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको इतना स्ट्रांग बनाना कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके, उसको हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। उसके अलावा ट्रेन थ्रू सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी को अवेयर करना, उनको ट्रेन करना, ये सब भी काम हम कर सकते हैं ताकि पैनिक क्रिएट ना हो और ऐसी सिचुएशन अगर अकर करती है तो उसको हम आराम से मैनेज कर सकें। देन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, किस तरीके का सोइल है, जैसा बताया आपको कौन से रीजन में वो एरिया आता है, उस रीजन में कितना इंटेंसिटी का पॉसिबिलिटी है कि इतने इंटेंसिटी का जो है वो अकर कर सकता है, तो उस हिसाब से जो है हमें अपने स्ट्रक्चर्स को इंजीनियर करना है। अर्थक्वेक के केस में हमने ये नोट किया है कि ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स जो है वो अनस्किल्ड लेबर एंड अनसाइंटिफिक मेथड पे बनाए जाते हैं, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है साइंटिफिक, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम। क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स जब आता है तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 80% सर्च एंड रेस्क्यू इज कैरिड बाय कम्युनिटीज़, जो उसको फेस करती है वही ये रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का काम करती है। तो इसमें जो है एजेंसीज को, प्रोफेशनल को इंक्लूड कर सकते हैं। देयर इज़ अ नीड टू गिव बेसिक ट्रेनिंग, अगर हम कम्युनिटी को भी कुछ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इसमें हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अर्थक्वेक के केस में अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम, चेन्नई बेस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये एक सेंटर है जो एडवांस सिस्मिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी चलाता है। इसमें अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप किया है, लॉन्च किया है। अब ये अभी फ़िलहाल जो है ये पायलट प्रोजेक्ट पे है, इसको ग्रैंड लेवल पे या मास लेवल पे, बिग लेवल पे इसको हमने यूटिलाइजेशन में नहीं लाए हैं। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, इस पर टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन इतना आता है कि जब तक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें और इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करें, कम्युनिटी तक पहुंचाए, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। तो ये है, इट इज़ अ रेस अगेंस्ट आवर प्रिपरेशन एंड द अप्रोच द कमिंग ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, तो ये है इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, दीज शुड बी डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लीगल फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं कि अगर आपका घर अर्थक्वेक रेजिलिएंट है तो आपका इंश्योरेंस मिलेगा, तो इससे भी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है और जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी अर्थक्वेक रेजिलिएंट बनेंगी और रिस्क जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। चैलेंज क्या है मिटिगेशन इन इंडिया? इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट है, लॉ तो है, कानून भी बन जाएगा, बट एनफोर्समेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब एब्सेंस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर्स, जो ये बात कर रहे हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स का जो है वो कमी है, उसको बढ़ाना चाहिए हमें। लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल हो या फिर कम्युनिटी हो, ट्रेनिंग की बहुत कमी है। लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस, तैयारी भी नहीं है हमारी, अवेयरनेस भी नहीं है, और सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग तो है ही नहीं। आपने अपना घर बनाया होगा, आसपास में जितने भी घर बनते हैं, जो लेबर होते हैं वो कौन से लाइसेंस्ड या फिर ट्रेंड होते हैं, वो एक बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ पे, वो एक चैलेंज भी है एक तरीके से। फिर अप्रैल 2007 में NDMA ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू किए थे, जिसका विजन था जीरो टॉलरेंस टू अवॉइडेबल डेथ ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में होने वाले डेथ जो है अगर अवॉइडेबल है तो उसमें हम किसी भी तरीके का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे।
मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बचाया जा सकता है जान, उतना ज़्यादा बचाया जाना चाहिए। ये एनडीएमए की वेबसाइट पे है। इसके 6 पिलर हैं। अर्थक्विक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, जो नया है उसको अर्थक्विक रेजिस्टेंस बनाना है, और अगर पुराना है तो उसकी रेट्रोफिटिंग करनी है, ये भी है। सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग एंड रेट्रोफिटिंग पहले से, और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या मेडिकल कॉलेज है या फिर हॉस्पिटल है, पुराने पहले से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, रेजिलिएंट नहीं है या वीक हो गए हैं, तो पहले उनकी फिटिंग करें। रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, ये सब तभी होगा जब आप इफ़िशिएंटली रेगुलेट करें या फिर एनफोर्समेंट आपका अच्छा हो। अवेयरनेस बढ़ाना है, प्रिपेयर्डनेस, हमारी अपनी तैयारी पूरी करनी है। इसमें आपका जो है कम्युनिटी का ट्रेनिंग, प्रोफेशनल का ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ जाता है। और उन सभी में है, जब वो चीज़ें होती हैं, चाहे वो एजुकेशन वाला पार्ट हो, ट्रेनिंग वाला, R&D, कैपेसिटी बिल्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कैपेसिटी डेवलपमेंट में है। मतलब क्षमता को डेवलप करना कि हम उसको कितना जानते हैं, किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं।